लिन मिंग की शिलालेख तकनीक का स्तर भयंकर था, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं था। चूंकि उन्होंने इस शिलालेख चिन्ह को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इसे ठीक करना उनके लिए असंभव था। हालांकि एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद उन्होंने वांग जुआनजी को एक सच्चा सार ध्वनि प्रसारण भेजा। राष्ट्रपति, मैं इसे आजमाऊंगा। चूंकि उन्होंने शारीरिक परिवर्तन का तीसरा चरण हासिल कर लिया था और सच्चे सार पर उनका नियंत्रण मजबूत हो गया था, लिन मिंग ने खुद को सिखाया कि ध्वनि संचरण भेजने के लिए सच्चे सार का उपयोग कैसे किया जाए। मम्मर वांग जुआनजी आश्चर्यचकित थे। क्या लिन मिंग ने पहले अलौकिक शक्ति प्रतीक देखा था? भले ही उसके पास था, ये सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल असामान्य रूप से जटिल था, जिसे स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीकों के स्कूल के माध्यम से विकसित किया गया था। यहां तक कि एक महान शिलालेख विशेषज्ञ भी इसे बनाने में सक्षम नहीं हो सकता है। लिन मिंग केवल 15 वर्ष का था, वह इसकी निर्माण विधि से कैसे परिचित हो सकता था? लिन मिंग वास्तव में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे, लेकिन वांग जुआनजी को अब भी विश्वास था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे लिन मिंग इस अलौकिक शक्ति प्रतीक को ठीक कर सकें। यह काफी दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या लिन मिंग इस सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल की मरम्मत करने में सक्षम है। वांग जुआनजी ने ये सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, फिर इसे आजमाएं। लिन मिंग ने सिर हिलाया और वह शिलालेख मंच में। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन मिंग को बैठे देखा, वह अवाक रह गया। डरते हुए उसने तुरंत कहा, राष्ट्रपति वांग, ये है। वह आदमी समझ नहीं सका, और वह ली मिंग को नहीं जानता था। उन्होंने उसे केवल इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के प्रशिक्षु के रूप में सोचा। क्या वांग जुआनजी वास्तव में इतने युवा प्रशिक्षु को अपने कवच की मरम्मत कराने देना चाहते थे? क्या यह मजाक नहीं था? वांग जुआनजी ने कहा, यह ठीक है, यह केवल उसे प्रयास करने दे रहा है। यदि यह काम नहीं करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्या में आपकी मदद करूंगा। लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दर्द भरी दृष्टि से उन सामग्रियों को देखा जिन्हें उसने सावधानी से तैयार किया था। इसने सचमुच उसके हृदय को झकझोर दिया। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, यदि ग्राहक किसी सेवा का अनुरोध करने के लिए इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के पास आता है, तो उन्हें पुरस्कार के रूप में सामग्री की आपूर्ति करनी होती है, और उन्हें अनुरोध के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी करनी होती है। यदि उनके पास सामग्री तैयार नहीं है, तो उन्हें इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जा सकता है, जब तक कि ग्राहक के पास अन्य सामग्रियां हों जो मूल्य में समान हों। हालांकि पल्स कंडेंसेशन पीरियड के चरम पर वह एक मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन इतने सारे कीमती और दुर्लभ सामग्रियों को बाहर निकालने के लिए अचानक उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आधे में फटा जा रहा हो। इन सामग्रियों की कीमत 7 से 8 हजार टन सोना है। मध्यम आयु वर्ग के मार्शल कलाकार ने अपनी जरूरत की सभी सामग्रियां एकत्र करने में सक्षम होने से पहले 1 वर्ष से अधिक समय का उपयोग किया था। यह कवच एक मध्यम दर्जे का मानव चरण का खजाना था जो उसके परिवार की विरासत थी। यह उसके लिए बहुत कीमती था, अन्यथा वह इतना सोना और इतनी सारी सामग्री नहीं लगाता। वांग जुआनजी ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सामग्रियां जो आप लाए थे, यदि वह विफल हो गई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कवच की मरम्मत फिर भी की जाएगी। ये ठीक है, वांग जुआनजी की गारंटी के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस छोटे बच्चे लिन मिंग को वैसा करने देने का फैसला किया जैसा वह चाहता था। उसे केवल यह आशा थी कि उसने जो किया वह इतना बुरा नहीं था कि वांग जुआनजी भी उसे ठीक नहीं कर सके। लेकिन आखिर यह छोटा बच्चा कहां से आ गया कि वांग जुआनजी उसे इस तरह मूर्ख बनाने देगी? स्काई फॉर्चून सिटी के शिलालेख प्रशिक्षुओं में से वांग यूहान और किन जिंगसुआन के अलावा उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सुना था। ऐसे जटिल, अलौकिक शक्ति प्रतीक के साथ उसके साथ खिलवाड़ करने से उसे क्या परिणाम मिल सकते हैं? अधेड़ उम्र के मार्शल आर्टिस्ट का दिल उलझन से भरा था।
लिन मिंग ने कवच अपने हाथ में लिया और अपनी आत्मा शक्ति को अलौकिक शक्ति प्रतीक में विसर्जित कर दिया। नायाब ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक आत्मा कानून सूत्र के साथ वह अपनी आत्मा शक्ति को सबसे पतली स्ट्रिंग में संघनित करने और इसे शिलालेख प्रतीक में भेजने में सक्षम था। लगातार सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल की संरचना को समझते हुए उन्होंने प्रत्येक पंक्ति और प्रतीक संरचना को ध्यान से लिखा जिसे वह समझ सकते थे। इस समय उच्च स्तर की आत्मिक शक्ति के कारण जो वह संघनित कर रहा था, लिन मिंग का चेहरा अभूतपूर्व फोकस से भर गया था। जब वह ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन की रसोई में थे, तब उनकी अभिव्यक्ति भी यही थी। भले ही यह वह अश्लील और बर्बर शक्ति थी जिसकी उसे हड्डी हटाने के लिए आवश्यकता थी, या नाजुक आत्मिक बल नियंत्रण की आवश्यकता थी जो अनगिनत बारीक और जटिल रेखाओं और शिलालेख प्रतीकों को बनाने के लिए आवश्यक थी, उनका सार लिन मिंग के हाथों में समान था। एक प्रकार का उपयोग किसी जानवर के कंकाल की संरचना और कंडराओं का पता लगाने के लिए किया जाता था, और दूसरे का उपयोग शिलालेख प्रतीकों की नींव प्रतीकों और नींव रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता था। वह जो कर रहा था वह इन सिद्धांतों का उपयोग कर रहा था जो उसने प्रतीक संरचना की जटिल प्रकृति को खोलने के लिए सीखे थे। वांग यूहान लिन मिंग के पीछे खड़ा था, चुपचाप उसकी प्रोफाइल को देख रहा था। वह लिन मिंग की केंद्रित और तेज आंखों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। यह नजर, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, उनकी तीव्र भावना और समर्पण को प्रकट करती है। इसके कारण इस युवा की आभा ऐसी प्रभावशाली हो गई जो उसकी कम उम्र से मेल नहीं खाती थी। वांग यूहान ये स्वीकार किए बिना नहीं रह सके कि इस प्रकार की आभा बहुत ही आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। कुछ पिल्ला प्रेमी लड़कियां इस आभा से आसानी से आकर्षित हो जाएंगी और वे इसमें डूब जाएंगी। क्या वह वास्तव में इस अलौकिक शक्ति प्रतीक की मरम्मत कर सकता है? वांग यूहान को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही लिन मिंग ने बार बार कई चमत्कार किए थे, लेकिन यह बहुत मुश्किल था और असंभव की सीमा पर था। लिन मिंग स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीकों के स्कूल से नहीं थे और वह केवल 15 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में यह अकल्पनीय था कि वह शिलालेख तकनीकों के 2 अलग अलग स्कूलों में शिखर हासिल कर सकता था। लिन मिंग 1.25 घंटे तक शिलालेख चिन्ह का अध्ययन करते रहे। इस पौन घंटे में वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। अधेड़ उम्र का आदमी अधिकाधिक अधीर होता जा रहा था। इस समय लिन मिंग ने अपना मुंह खोला और अचानक कहा, राष्ट्रपति वांग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस शिलालेख प्रतीक की मरम्मत करनी होती, तो आप इसके कितने प्रभावों को बहाल कर पाते? वांग जुआनजी झिझके, फिर मुस्कुराए और अपनी दाढ़ी को सहलाया। ये बच्चा, क्या वह उससे तुलना करना चाहता था? वांग जुआनजी ने कहा, अगर यह बूढ़ा आदमी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल की मरम्मत करता है, तो मैं शायद इसके मूल प्रभावों का कम से कम 80% बहाल कर सकता हूं। अलौकिक शक्ति प्रतीक एक प्रकार का पूरक शिलालेख प्रतीक है। एक बार जब इसे कवच पर उकेरा जाता है, तो यह सीधे तौर पर रक्षात्मक शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन यह उपयोगकर्ता की वास्तविक सार इकट्ठा करने की गति को बढ़ा सकता है। इस अलौकिक शक्ति प्रतीक का प्रभाव संभवतः मूल रूप से लगभग 36 से 37% था। यदि मैं इसकी मरम्मत करूं, तो अंतिम प्रभाव संभवतः लगभग 30 से 31% होना चाहिए। मरम्मत किए गए शिलालेख प्रतीक की प्रभावशीलता उसके प्रभाव से मेल नहीं खा सकती जब इसे पहली बार खींचा गया था। भले ही वह वांग जुआनजी ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी मरम्मत की थी, इस बात की सच्चाई की संभावना नहीं होगी। ओह, मैं समझा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस साधन का उपयोग करता हूं, जब तक कि कवच की वास्तविक सार इकट्ठा करने की अंतिम दर कम से कम 30% बढ़ जाती है, तब तक मैं सफल हो गया हूं। इस बच्चे में निश्चित रूप से पर्याप्त आत्मविश्वास था। वांग जुआनजी ने लिन मिंग को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उन्होंने ये कहने का साहस किया कि अंतिम प्रभाव कम से कम 30% हो। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो संपूर्ण स्काई फॉर्चून किंगडम
या यहाँ तक कि आसपास के कई देशों में इसे पूरा कर सकें। ये बच्चा क्या करने की योजना बना रहा था? उन्होंने हंसते हुए कहा, यदि अतिथि शिलालेख मास्टर 28% बहाल कर सके तो यह अच्छा होगा। यदि आप प्रभाव को कम से कम 28% तक बहाल कर सकते हैं, तो आपको योग्य माना जाएगा। लिन मिंग ने सिर हिलाया। उसने अपनी अनामिका में एक अंगूठी को छुआ, और उसके बाद के दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि लिन मिंग ने इत्मीनान से स्थानिक वलय से एक लंबा भाला निकाला। भाले का शाफ्ट 8 फीट का था, भाले की नोक 8 इंच थी, और भाले के शाफ्ट का शरीर गहरे बैंगनी रंग का था, जबकि भाले की नोक का किनारा खून की तरह गहरा लाल था। यह भाला भेदक इंद्रधनुष था। अब तक वांग जुआनजी और वांग युहान भी भ्रमित थे। वह एक शिलालेख चिन्ह की मरम्मत कर रहा था। बस एक भाला क्या करेगा? नौजवान, तुम क्या कर रहे हो? अधेड़ उम्र का मार्शल कलाकार डर और आशंका के साथ देख रहा था। स्वर्ग! इतने लंबे भाले को बाहर निकालने पर ऐसा लग रहा था मानो यह भाला गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे से बनाया गया हो। हालांकि यह कोई खजाना नहीं था, यह निश्चित रूप से बहुत तेज था। वह केवल यह आशा कर सकता था कि यह युवा साथी उसके कवच को छेदने के लिए उस तेज भाले का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। लिन मिंग ने मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट की ओर देखा और कहा, मैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल को नष्ट कर दूंगा और एक नया प्रतीक बनाऊंगा। नष्ट कर दो। अधेड़ उम्र के मार्शल आर्टिस्ट को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यदि वांग जुआनजी की उपस्थिति नहीं होती, तो वह उस छोटे लड़के को तब तक पीटता रहता जब तक उसकी मां उसे पहचान नहीं लेती। आप पागल हैं। एक बार जब किसी खजाने पर कोई शिलालेख चिन्ह रख दिया जाता था, तो उसे नष्ट करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिलालेख प्रतीक की संरचना खजाने के भीतर गहराई से अंकित थी। जहां तक प्रतीक चिन्ह की बात है, यह केवल सतह पर ही प्रकट हुआ था। उदाहरण के लिए, इस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल के हीरे के निशान डिजाइन के लिए, यह केवल एक ब्रांड था जो दर्शाता था कि शिलालेख मास्टर कौन था, और यह केवल एक सजावटी प्रभाव था। लिन मिंग की लॉ का डिजाइन वही था। यह केवल एक छवि थी जो शिलालेख मास्टर के व्यक्तित्व के आधार पर खींची गई थी। यदि यह सजावटी ब्रांड बर्बाद हो गया, तो भी यह खजाने में गहराई से दबे शिलालेख प्रतीक की जटिल आंतरिक संरचना को नष्ट नहीं करेगा। यदि कोई वास्तव में इस शिलालेख प्रतीक को नष्ट करना चाहता है, तो उन्हें आमतौर पर एक कीमियागर या रिफाइनर की आवश्यकता होगी जो इसे जलाने के लिए आग की लपटों को नियंत्रित करने से परिचित हो। इसकी लागत बहुत अधिक थी और इसमें काफी समय भी लगा, क्योंकि आग को शिलालेख प्रतीक की मकड़ी के जाले जैसी संरचना के माध्यम से जलाना था। ऐसा करने से न केवल शिलालेख चिन्ह नष्ट हो जाएगा, बल्कि खजाने को भी हल्की क्षति होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उस पर लगाए गए शिलालेख प्रतीकों के भविष्य के प्रभावों को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि ज्यादातर स्थितियों में, यदि शिलालेख प्रतीक ब्रांड क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कोई केवल उसकी मरम्मत ही कर सकता है। सच तो यह है कि नए सिरे से काम शुरू करने की तुलना में मरम्मत करना कहीं अधिक कठिन था, लेकिन यह शिलालेख चिन्ह को नष्ट करने से कहीं बेहतर था। लिन मिंग को बस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सिंबल की संरचना समझ में नहीं आई या इसकी योजना नहीं पता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसकी मरम्मत नहीं कर सका। उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया वह अलौकिक शक्ति प्रतीक को नष्ट करना और फिर एक नया प्रतीक बनाना था। लिन मिंग को नहीं पता था कि आग पर कैसे काबू पाया जाए, इसलिए शिलालेख प्रतीक को नष्ट करने के लिए वह केवल भेदक इंद्रधनुष भाला ही निकाल सका। लड़का, अगर तुम ऐसी बकवास करते रहोगे तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंततः पल्स कंडेंसेशन अवधि में एक मार्शल कलाकार था, और वह एक कुलीन भी था। स्काई फॉर्चून सिटी के भीतर उनकी एक निश्चित स्थिति थी। हालांकि वह वांग जुआनजी के प्रति सम्मानजनक था, लिन मिंग जैसे अज्ञात मूल के बच्चे के प्रति
वह निश्चित रूप से असभ्य हो सकता था। इस समय वांग जुआनजी ने हल्की खांसी निकाली। ये हल्की खांसी मध्यम आयु वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट के कानों पर वज्रपात की तरह थी। अधेड़ उम्र का मार्शल आर्टिस्ट कांप उठा और फिर वह तुरंत शांत हो गया। वांग जुआनजी ने कहा, आपका खजाना मध्यम श्रेणी के मानव चरण वाले स्थान पर है। यहां तक कि एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट को भी इसे नष्ट करने में समय लगेगा, तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मुझे क्षमा करें, यह सिर्फ इतना है कि यह कवच मेरे परिवार की विरासत है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं। वांग जुआनजी एक मार्शल कलाकार थे जिनकी साधना प्रारंभिक हॉटियन चरण में थी। शिलालेखों में उपलब्धियों के मामले में वह किसी से पीछे नहीं थे। वांग जुआनजी जैसे किसी व्यक्ति के सामने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर से उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। वांग जुआनजी ने स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए लिन मिंग की ओर देखा। लिन मिंग भी एक शिलालेख विशेषज्ञ थे। अब उन्हें एक शिलालेख प्रतीक को नष्ट करने की वर्जना कैसे पता चल सकती है? लिन मिंग ने कहा, राष्ट्रपति वांग, मैं ऐसा करने का साहस करता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ हद तक निश्चितता है। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि खजाना क्षतिग्रस्त नहीं होगा, लेकिन क्षति बहुत बड़ी भी नहीं होगी। साथ ही मेरे पास इसकी मरम्मत का साधन भी है। नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा। एक शिलालेख प्रतीक को नष्ट करने के लिए इतने भारी लंबे भाले और क्रूर बल का उपयोग करना जो पहले से ही कवच के साथ एक कार्बनिक पूरे में विलीन हो गया था, और वह अभी भी कह सकता है, नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा। वांग जुआनजी ने भौहें चढ़ा ली और चुप रहे। यदि लिन मिंग ने कवच में शिलालेख को नष्ट कर दिया, तो वह भी अब इसकी मरम्मत नहीं कर पाएगा। लिन मिंग ने कहा, मेरी साधना के साथ कवच में शिलालेख प्रतीक को नष्ट करने में थोड़ा समय नहीं लगेगा। अगर राष्ट्रपति वांग को कभी भी लगे कि कुछ गलत है तो आप बेझिझक मुझे रोक सकते हैं। वांग जुआनजी ने सिर हिलाया, वह कर सकेगा। भले ही इसमें कोई सच्चा सार केंद्रित न हो, यह मध्यम श्रेणी का मानव चरण कवच अभी भी अतुलनीय रूप से कठिन था। शिलालेख चिन्ह को नष्ट करने में कुछ समय लगेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। उसने निर्णय लिया कि एक बार जब उसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वह तुरंत कवच ले लेगा। सबसे खराब स्थिति में कवच की मरम्मत ही नहीं की जाएगी। लिन मिंग ने कवच को शिलालेख मंच पर रखा और फिर 10 फीट पीछे खड़ा हो गया। उसने भाला अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। उपस्थित सभी लोग लिन मिंग को देख रहे थे। ये देखना चाहते थे कि वह आगे क्या करेंगे। लिन मिंग ने कवच को शिलालेख मंच पर रखा और फिर 10 फीट पीछे हट गए। उसने भाला अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। उपस्थित सभी लोग लिन मिंग को देख रहे थे। ये देखना चाहते थे कि वह आगे क्या करेगा। किसी शिलालेख प्रतीक की आंतरिक संरचना को क्रूर बल से नष्ट करने के लिए उत्कीर्णन चाकू का उपयोग करना सबसे अच्छा था। इसका कारण यह था कि शिलालेख चिन्ह की संरचना मकड़ी के जाले जैसी थी। लिन मिंग ने इतना बड़ा भाला निकाला था, यह संभवतः सुविधाजनक कैसे होगा। उस पल में लिन मिंग ने अपने भाले की ओर इशारा किया, अपनी कलाई को झटका दिया, शिलालेख प्रतीक पर निशाना साधा और जोर से बाहर फेंक दिया। पूरे कमरे में भाले की नोक की भेदी गर्जना की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि भाले के प्रहार में भी अदम्य गति थी। यह एक सरपट दौड़ते घोड़े की तरह आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद अथक बुद्ध हत्या क्रोध और हिंसक हत्या क्रोध का उदय हुआ। यह भाला स्टील की प्लेट को आसानी से छेद सकता है। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें उछल गईं। वह अवचेतन रूप से कहना चाहता था कि रुको, लेकिन इस समय लिन मिंग ने तुरंत भाला वापस ले लिया। वह भयानक वेग भी उसी क्षण रुक गया। भाले की नोक कवच के ठीक ऊपर थी, लेकिन उसने वास्तव में इसे छेदा नहीं था। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ रुकना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए।
वह चौंककर लिन मिंग के भाले की नोक को चौड़ी आंखों से देखने लगा। ये शक्ति पर किस प्रकार का असामान्य नियंत्रण था। घोड़ों के झुंड की तरह गति के साथ एक भाले को आगे बढ़ाना और फिर भी इसे तुरंत नियंत्रित करने में सक्षम होना ताकि गति अतिप्रवाह न हो, फिर भी भाले की नोक बिल्कुल सही स्थान पर रुक जाए। कहना पड़ा कि यह गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे से बना एक भारी लंबा भाला था। इसका वजन 800 जिंस से कम नहीं होना चाहिए। आखिर वह जवान लड़का कौन था? इस उम्र में इतनी ताकत के साथ यह निश्चित रूप से कोई नहीं था। हालांकि इस युवक के पास आश्चर्यजनक भाला कौशल था, फिर भी वह क्या करने की योजना बना रहा था? एक भाले का प्रहार और भाले की नोक अचानक रुक गई, लेकिन इस भाले ने वास्तव में कवच में शिलालेख प्रतीक को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका शिलालेख तकनीक से क्या संबंध था? क्या यह युवा लड़का वास्तव में केवल अपनी प्रभावशाली भाला कौशल दिखाना चाहता था? अधेड़ उम्र के आदमी की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि वांग जुआनजी को भी लिन मिंग के भाले के पीछे का मतलब समझ नहीं आया। वह केवल लिन मिंग के भाले के कौशल पर आश्चर्यचकित हो सकता था, लेकिन क्योंकि वह लिन मिंग की पहचान भी जानता था, इसलिए उसे यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगा। इस समय लिन मिंग ने अपना भाला दूसरी बार बाहर निकाला। यह ठीक वैसा ही था जैसा कुछ क्षण पहले था। भाला लगभग अजेय गति से वार करेगा, और फिर जैसे ही वह कवच से संपर्क करने वाला था, वह अचानक रुक जाएगा। इसके बाद लिन मिंग ने बार बार और तेजी से अपना भाला बाहर निकालना शुरू कर दिया। भाले के वार तेजी से बढ़ते जा रहे थे और प्रत्येक वार के साथ गति बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे यह गति तेज स्वर्गीय हवा में बदल गई, लेकिन लिन मिंग का भाला बिंदु अभी भी एक नाजुक गिरती हुई बारिश की बूंद की तरह था। यह फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, फ्लावर्स इन द स्टॉर्म, का एक और भाला कौशल था। अधेड़ उम्र का आदमी हर बढ़ते पल के साथ और अधिक चिंतित होता जा रहा था। यह युवक केवल 15 या 16 साल का लग रहा था, और फिर भी इतनी कम उम्र में ही उसके पास इतनी ताकत थी। एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में वह इतनी ताकत से सोच सकता था कि वह भाला भी इस्तेमाल करता था, वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का चमकदार युवा था जो हाल ही में स्काई फॉर्चून सिटी का उभरता सितारा बन गया था। यह नहीं होना चाहिए। लिन मिंग के पास पहले से ही ऐसी असामान्य, स्वर्ग विरोधी ताकत थी। यदि उन्हें भी शिलालेख तकनीक में ऐसी अंतर्दृष्टि होती, तो ये बहुत बेतुकी बात होती। वो बस किसी राक्षस राजा का पुनर्जन्म होगा। ये युवक क्या कर रहा था? लिन मिंग ने पहले ही कई दर्जन बार अपना भाला लगातार अंदर बाहर किया था। अब तक उसके भाले के वार की संख्या कई 100 हो जानी चाहिए थी। इतनी तेज गति वाले भाले की चाल और 800 से अधिक जिन पेनिट्रेटिंग रेनबो के साथ, यह मांसपेशियों पर काफी भारी भार था। यदि उसकी ठोस नींव और अजीब ताकत नहीं होती, साथ ही यह तथ्य भी कि सच्चे सार ने पहले से ही उसके शरीर को पूरी तरह से संयमित कर दिया है, तो उसने पहले ही अपनी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा दिया होता। धीरे धीरे वांग जुआनजी ने उन गहन और रहस्यमय सिद्धांतों की खोज की जो लिन मिंग के हर प्रयास में निहित थे। उन्होंने कवच की जांच करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया, और अपने अविश्वसनीय आश्चर्य के लिए यह पाया कि प्रत्येक वार के साथ कवच में वास्तविक सार घुस गया था। और जिस बात ने वांग जुआनजी को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि जब उन्होंने उस घुसपैठ करने वाले सच्चे सार को ट्रैक करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया था, तो उन्होंने पाया कि विदेशी सच्चा सार शिलालेख प्रतीक की संरचना के साथ बह रहा था, और एक अजीब और अथाह शक्ति के साथ शुरू हुआ वास्तव में ये संरचनाएं विघटित हो जाती हैं। वह यह कैसे कर रहा था? वांग जुआनजी ने गहरी सांस ली। वह इतना स्तब्ध था कि एक शब्द भी नहीं बोल सका। प्रत्येक हमले के साथ असली सार महीन रेशम के धागों में बदल गया जो संरचना के भीतर बहने लगा। उसके लिए यह पहले से ही अकल्पनीय था, लेकिन फिर उन महीन रेशम के धागों ने वास्तव में एक गूढ़ और रहस्यमय शक्ति के साथ शिलालेख प्रतीक संरचनाओं को विघटित कर दिया।
सच्चे सार की ऐसी पतली धाराओं में इतनी रहस्यमयी शक्ति कैसे हो सकती है? लिन मिंग निश्चित रूप से अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन रेशम की तरह प्रवाह तकनीक का उपयोग कर रहे थे। कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस ने न केवल अत्यधिक ताकत पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि इसने ताकत को नियंत्रित करने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ्लो लाइक सिल्क ताकत को नियंत्रित करने का एक तरीका था। तथाकथित ताकत का तात्पर्य मानव शरीर की ताकत से है। इसमें सच्चे सार की शक्ति भी शामिल थी। रेशम की तरह प्रवाह की छोटी सफलता तक पहुंचने के बाद यह रेशम जैसा सच्चा सार किसी के आदेश पर होगा। लेकिन इस रेशम जैसे सच्चे सार का वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। चूंकि छोटे सच्चे सार धागों में अधिक आक्रामक शक्ति नहीं थी, इसलिए इसे प्रहारक शक्ति देने का केवल एक ही रास्ता था, वह था कंपन। वांग जुवानजी ने पाया कि यह अजीब शक्ति जो शिलालेख प्रतीक संरचनाओं को विघटित कर रही थी, वास्तव में यह वास्तविक सार कंपन था। यह कंपन सुरक्षा को अनदेखा करने और किसी भी वस्तु में आंतरिक रूप से संचारित होने में सक्षम था। सच्चा सार अनगिनत तंतुओं में बदल जाएगा और प्रत्येक तंतु किसी वस्तु से गुजरते समय कंपन करेगा। जैसे ही यह कंपन हर छोटी संरचना पर काम करेगा, ये छोटे धागे वास्तव में भयानक मात्रा में विनाश पैदा करेंगे। यही कारण है कि जब लिन मिंग ने मार्शल स्टेज पर एक पत्थर के स्तंभ पर अपना भाला फेंका था, तो वह स्तंभ तुरंत असंख्य छोटे पत्थरों में बदल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन मिंग की रेशम की तरह प्रवाह की खेती पूरी तरह से नहीं थी। असली सार रेशम के धागे बहुत कम थे, और जिस आवृत्ति पर वे कंपन करते थे वह बहुत कम थी। यदि वह रेशम की तरह प्रवाह के पूर्ण चरण को प्राप्त करने में कामयाब रहा, तो वास्तविक सार धागों के तंतुओं की संख्या खरबों में होगी, और एक बार जब ये अनगिनत धागे किसी वस्तु के कणों और अणुओं में प्रवेश कर जाएंगे, तो कंपन की आवृत्ति बढ़ जाएगी। एक नया चिंताजनक स्तर। उस स्थिति में यदि भाले का प्रहार पत्थर के स्तंभ को छू जाता, तो वह पत्थर का स्तंभ बस महीन धूल में बदल जाता जो हवा में बिखर जाता। बेशक लिन मिंग अभी भी इतने दूर के दायरे से बहुत दूर था। यदि वह वास्तव में कभी ऐसी स्वप्न जैसी सीमा तक पहुंचने में कामयाब रहा, तो वह खजाने को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाए बिना खजाने के भीतर शिलालेख प्रतीक के हर निशान को खत्म करने में सक्षम होगा। बल्कि जैसा अभी था वैसा नहीं। भाले के इतने प्रहारों से खजाने को अवश्य ही कुछ क्षति हुई होगी। वांग यूहान को भी एहसास हुआ कि वांग जुआनजी का चेहरा सदमे से रंग गया था। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन सच्चे सार ध्वनि प्रसारण का उपयोग करके पूछा, दादाजी, लिन मिंग क्या कर रहे हैं? वांग जुवानजी ने एक अकेली सांस ली और कहा, उस कवच की शिलालेख प्रतीक संरचना को महसूस करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करें, और तब आपको पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। वांग यूहान को आश्चर्य हुआ कि वह अपनी आत्मिक शक्ति से कवच की जांच करके किस प्रकार की खोज करेगी। उसने अपनी आत्मिक शक्ति भेजी और कवच में प्रवेश कर गई। हालांकि वांग यूहान की आत्मिक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी, फिर भी उसे कवच के अंदर क्या हो रहा था, इसका अस्पष्ट एहसास था। आश्चर्यचकित होकर उसने अपना मुंह ढक लिया। दादाजी, ये कैसे संभव है? वांग जुवानजी ने अपना सिर हिलाया और केवल एक उदास मुस्कान के साथ कहा, यह भी पहली बार है कि मैं इस तकनीक को देख रहा हूं। मैं केवल यह अनुमान लगा सका कि यह प्रभाव एक विशेष प्रकार की वास्तविक सार हेरफेर विधि से है। यह हेरफेर विधि सच्चे सार को अनगिनत छोटे धागों में बदलने में सक्षम है, और प्रत्येक धागे को शिलालेख प्रतीक संरचना के खिलाफ कंपन करने और इसे विघटित करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। यह सच्चे सार पर किसी के नियंत्रण की अत्यधिक मांग है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कैसे किया जाता है। वांग यूहान ने अब और पूछताछ नहीं की। उसने केवल परिश्रम पूर्वक अपनी आंखें बंद की और उस खजाने के भीतर ऊर्जा परिवर्तन महसूस किया। इस बार जब उसने देखा, तो सच्चे सार के वे तंतु मकड़ी के रेशम के बुद्धिमान गौसमर धागों की तरह थे,
जिन्होंने शिलालेख प्रतीक संरचनाओं को तोड़ दिया था। वह केवल एक जटिल, गूढ़ अनुभूति महसूस कर सकती थी। यह ऐसा था जैसे उसके सामने एक बड़ा दरवाजा रख दिया गया हो जिसमें दुनिया के असंख्य अनंत रहस्य समाये हुए हों। हालांकि उसने देखने की कितनी भी कोशिश की, वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी रहस्यों को अपनी उंगलियों पर महसूस करना, लेकिन फिर भी उन्हें छूने में असमर्थ होना, इससे वांग यूहान उत्साहित होने के साथ साथ असहनीय रूप से चिंतित भी थी। आधे से भी कम अगरबत्ती का समय बीत जाने के बाद लिन मिंग ने पहले ही एक सांस में 6 या 700 भाले के वार किए थे। हालांकि उनके पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी और उनके पास उनके वास्तविक सार को पूरक करने वाला ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला भी था, फिर भी उनके माथे पर पसीने की हल्की चमक थी। इस समय लिन मिंग अंततः रुक गए। उसने अपना भाला वापस ले लिया, अपना दाहिना हाथ घुमाया और भेदने वाला इंद्रधनुष वापस स्थानिक वलय में गायब हो गया। जहां तक खजाने के कवच की बात है, सतह पर कुछ सतही सफेद निशानों के अलावा कोई अन्य क्षति नहीं हुई थी। वह अंततः समाप्त हो गया था। यद्यपि रेशम की तरह प्रवाह अतुलनीय रूप से उत्तम था, शिलालेख प्रतीक और कवच की संरचना पहले से ही एक साथ मिश्रित हो चुकी थी। लिन मिंग ने कवच की आंतरिक संरचना के हिस्से को अनिवार्य रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह हिस्सा वास्तविक सार सरणी था जिसे रिफाइनिंग मास्टर ने इसके निर्माण के समय खजाने के भीतर रखा था। इस प्रकार की क्षति कवच की रक्षात्मक क्षमताओं को कम नहीं करेगी। हालांकि भविष्य में यदि कोई मार्शल कलाकार कवच में अपना असली सार केंद्रित करता है तो कुछ बाधा होगी, लेकिन फिर भी वांग जुआनजी के लिए यह आश्चर्यचकित होने के लिए पर्याप्त था। यदि यह कोई कीमिया गुरु होता जो आग को नियंत्रित करने से परिचित होता, जिसने ऐसा किया होता, तो भी उनके लिए ऐसा प्रभाव प्राप्त करना असंभव होता। पुराने शिलालेख चिन्ह को हटाने के बाद लिन मिंग ने तुरंत एक नया चित्र बनाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय वह ध्यान में बैठे और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को दोहराया, अपने वास्तविक सार को उसकी इष्टतम स्थिति में बहाल किया। सच्चे सार को पूरक करने में ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव था। जैसे ही समय की अगरबत्ती जली, लिन मिंग पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उन सामग्रियों की एक सूची लिखना शुरू कर दिया जो आसानी से उपलब्ध थीं। हाल ही में लिन मिंग स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीक नेटवर्क के साथ लगातार संपर्क में थे और इस तरह पहले से ही विभिन्न सामग्रियों के नामों से बहुत परिचित थे। यह उस स्थिति से भिन्न थी जब उसने स्काई स्पेल महाद्वीप और देवताओं के क्षेत्र की सामग्रियों को भ्रमित कर दिया था। सूची लिखने के बाद उन्होंने इसे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन की युवा रिसेप्शन महिला को सौंप दिया और कहा, अगर मैं आपको इस सूची से सामग्री तैयार करने के लिए परेशान कर सकूं। ओह, बिल्कुल। युवा रिसेप्शन महिला ने सूची प्राप्त करते ही प्रतिक्रिया दी। इस समय वांग यूहान ने जल्दी से कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। वह अब लिन मिंग की सहायक थी। सामग्री तैयार करना एक सहायक के प्रमुख कार्यों में से एक था। इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में सामग्रियों के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध भंडार का घर था। भले ही लिन मिंग ने खोजने में कुछ कठिन सामग्रियों को सूचीबद्ध किया हो, फिर भी उन्हें तैयार करना बहुत आसान होगा। लिन मिंग ने आज जिस शिलालेख प्रतीक को बनाने की योजना बनाई थी, वह आइस फ्रॉस्ट गार्ड का एक सरलीकृत संस्करण था। इस प्रकार के शिलालेख चिन्ह का प्रयोग विशेष रूप से कवच के लिए किया जाता था। यह न केवल मार्शल कलाकारों की वास्तविक सार इकट्ठा करने की गति को बढ़ा सकता है, बल्कि यह रक्षा को मजबूत करने में थोड़ा बढ़ावा भी प्रदान कर सकता है। यदि यह आइस फ्रॉस्ट गार्ड का मूल संस्करण था, तो कोई शिलालेख तकनीक रिंग ऑफ फ्रोजन आइस का भी उपयोग कर सकता था। ये तकनीक किसी हमले के दौरान सक्रिय हो जाएगी और वास्तविक सार की एक ठंडी गोलाकार लहर भेजेगी, जो प्रतिद्वंद्वी की गति को काफी कम करके प्रभावित करेगी। हालांकि
मूल आइस फ्रॉस्ट गार्ड के लिए कई सामग्रियों की आवश्यकता थी जो बहुत दुर्लभ और कीमती थीं। ऐसी कई सामग्रियां थीं जिन्हें इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन भी ढूंढ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि आज लिन मिंग का आइस फ्रॉस्ट गार्ड बनाने का पहला प्रयास था। यदि उसने कहीं अधिक जटिल मूल संस्करण तैयार करने का प्रयास किया, तो उसके असफल होने का जोखिम अधिक होगा। इसलिए उन्होंने एक सरलीकृत संस्करण तैयार करने का निर्णय लिया। लिन मिंग की वर्तमान खेती और तकनीक के स्तर के साथ आइस फ्रॉस्ट गार्ड का सरलीकृत संस्करण अपेक्षाकृत आसान था। 15 ग्राम स्टार रॉक को पीसकर पाउडर बना लें और उसे आधे कप तीसरे स्तर के दुष्ट जानवर के खून में मिला दें। अच्छी तरह से मिलाएं। कुचली हुई काली हड्डी वाली घास से रस निकालें और उसे ठंडे झरने के पानी की 3 गुना मात्रा में मिलाएं। लिन मिंग ने वांग यूहान को एक सच्चा सार ध्वनि संचरण भेजा और तेजी से उन सामग्रियों को सूचीबद्ध किया जिनकी उन्हें आवश्यकता थी और उन्हें कैसे संसाधित करने की आवश्यकता थी। इनमें से कई सामग्री तैयारी निर्देश अत्यधिक जटिल और विस्तृत थे।